जी। 59 कास्ट है, संख्या के हिसाब से अगर बाइफरकेशन करेंगे तो कम से कम 1% आरक्षण किसी कास्ट को चाहिए, तो कम से कम 13 लाख पॉपुलेशन वो कास्ट की चाहिए। महार समाज की 80 लाख पॉपुलेशन है, 24 लाख पॉपुलेशन मांग की है, ये राउंड फिगर है, उसमें थोड़े से आंकड़े इधर उधर है, मगर राउंड फिगर 24 लाख पॉपुलेशन मांग समाज की है, 14 लाख पॉपुलेशन चांबार की है, और बाकी 56 जो कास्ट है उनकी टोटल पॉपुलेशन 13 लाख है। कुछ तो ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी संख्या 2 अंकों में है, 17, 27, 53, 40, 45 ऐसी पॉपुलेशन है। वो कास्ट के लिए रिजर्वेशन कब आएगा? वो कास्ट यानी जिनकी संख्या 1 लाख के अंदर है, ऐसा समझ लो, अभी उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। महार को मिलेगा 7.5% आरक्षण, मांग को मिलेगा 2.5% आरक्षण, 1% आरक्षण चमार को मिलेगा, और 56 कास्ट को 1% आरक्षण मिलेगा। 13% खत्म हो गया। प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर देखेंगे तो 13% आरक्षण का एबीसीडी अगर करेंगे तो उनके हिस्से में कितना आएगा, और उनके हिस्से में आने के बावजूद वो उसका लाभ ले सकेंगे कि नहीं, ये प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं है जी। इसलिए आरक्षण का बाइफरकेशन होने के बावजूद भी मैं जवाबदारी से कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, प्राध्यापक हूँ मैं, ये सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है। ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि उपवर्गीकरण हो भी गया तो ये कास्ट जो है ना, ये कास्ट में इतना पॉपुलेशन का डिफरेंस है कि एक कास्ट को ज्यादा मिलेगा, दूसरे कास्ट को मिल ही नहीं सकता। ये 14 साल में गवर्नमेंट ने जो बजटरी प्रोविजन है वो ना पॉपुलेशन के हिसाब से दी है, ना रिजर्वेशन के हिसाब से दी है। तो गवर्नमेंट को 13% टुकड़े करने से पहले गवर्नमेंट ने भी अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने कितना लागू किया और कितना लागू करने का है, वो बैकलॉग पहले भरो और फिर बाद में आरक्षण का उपयोग करो। बिल्कुल। दर्शकों, इन दिनों एक बड़ा अलग ही ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो जिन चीजों को पहले कुछ लोग नकार रहे थे वो अब उसे स्वीकार कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो चीजें जो है उन्हें मिले, या फिर ये कहें कि कुछ चीजों का श्रेय भी जो है वो लेना चाहते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा तो जो लोग पहले संविधान को गलत साबित करते थे या ये कहते थे कि संविधान अच्छा नहीं बना है, कॉपी पेस्ट है, तमाम सारी जो बातें वो कहकर संविधान को बुरा भला कहते थे, संविधान बनाने वाले को भी कहते थे कि उन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जब इस संविधान की तारीफ पूरे देश में, पूरे विश्व में कई जगह पे होने लगी और इससे तमाम लोगों को जो है सुख सुविधाएं, जो उनके अधिकार, हक, सब कुछ मिलने लगे, तब उन्हें लगा कि नहीं, संविधान तो बहुत जबरदस्त चीज है और इसका तो श्रेय लेना चाहिए। तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कह दिया कि इन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं। और इसका श्रेय लेने के लिए भी उन्होंने एक राव, किसी व्यक्ति को, राव नाम के व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो इन दिनों श्रेय लेने का जो है बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग जो पहले कभी आरक्षण का विरोध किया करते थे या आरक्षण को बुरा भला कहते थे, ये कहते थे कि भाई आरक्षण ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया, या प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता, या तमाम सारी बातें। अब वही लोग जो है आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा मराठा आरक्षण की बात, एक लंबा आंदोलन चल रहा है। ईडब्ल्यूएस नाम का एक आरक्षण जो है ब्राह्मणों को या सवर्णों को मिला, वो भी कहते हैं कि ये हमारा आरक्षण है। हालांकि कहने को वो सवर्णों का आरक्षण है, लेकिन वो कायदे से देखा जाए तो वो सवर्ण गरीबों को, गरीबी जो है या फिर जो लोग निःशक्त हैं उनके लिए तमाम सारे आरक्षण, बहुत सारे आरक्षण जो है सुविधाएं की गई हैं। तो अब वो लोग उसका भी जो है उपभोग करने लगे, उसकी भी डिमांड करने लगे, कहने लगे कि ये हमको भी चाहिए। तो ठीक है, सबको चाहिए आरक्षण, तो वैसे भी एक कहा जाता रहा है कि 100% होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको आरक्षण दे दिया जाए। बीच में एक और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जिस पर बवाल भी हुआ कि जो आरक्षण पहले से लागू है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण कर दिया। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने जो है एक मोर्चा निकाला, पूरे देश भर में आंदोलन हुए। बसपा ने तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा किया था, और इसके अलावा भी भीम आर्मी और तमाम संगठन जो है इसके लिए खड़े हुए। और उन्होंने, जैसे कि एक बार जो एट्रोसिटी एक्ट को जब कमजोर किया गया था, उस समय जिस प्रकार के आंदोलन हुए, लगभग वैसा ही आंदोलन एक बार फिर पिछले दिनों हमने देखा है। हालांकि इसमें वो लोग शामिल नहीं हुए जो लोग संविधान की किताब लेकर यहाँ वहां घूमते दिखाई देते रहे वोट मांगने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो होती रहती हैं और हमें उस पर नजर बनाए रखना चाहिए। अब बात आती है
कि आरक्षण के वर्गीकरण से किसको लाभ होगा और किसका नुकसान होगा। क्या इससे जिनके लिए कहा गया कि इसके वर्गीकरण से उन जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, क्या वाकई उनको लाभ मिलेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहने को कह दिया कि उनको लाभ मिलेगा, या उनको ये बताकर इसका वर्गीकरण तो कर दिया, वाहवाही तो ले ली, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इस पर हम आज बात करेंगे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुकेश दुपारे जी हैं। डॉक्टर मुकेश दुपारे हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक किताब भी लिखी, आपको बताना चाहेंगे ये किताब है, और इस किताब में उन्होंने, मराठी में है ये किताब, और उन्होंने बहुत सारी बातें इस पे लिखी हैं, इसमें बताई हैं कि किस तरह से ये जो उपवर्गीकरण किया गया है, इसका जो लाभ किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, तमाम सारी बातें हैं। आप चाहें तो ये किताब जो है संवैधानिक आरक्षणाचे उपवर्गीकरण, ये नाम है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मराठी में है। तो चूंकि वर्गीकरण की बात सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, तमाम देश के लिए बहुत सारे राज्यों में ये जो है, कई राज्यों ने तो, सबसे पहले तो तेलंगाना और कर्नाटक, ये तमाम राज्यों ने तो लागू भी कर दिया, कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने भी जो है इसे लागू कर दिया है। तो इसका असर महाराष्ट्र में कैसे होगा, महाराष्ट्र में भी लागू करने की बात हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। ये बताएं कि ये जो मसला है आरक्षण के वर्गीकरण का, ये दरअसल है क्या? सबसे पहले ये चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं इस चैनल में स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप ये चैनल देख रहे हैं। उपवर्गीकरण का मसला ऐसा है, महाराष्ट्र में पर्टिकुलर 59 कास्ट है और उनको 13% कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है जी। और ये 59 कास्ट वो आरक्षण का, जो भी 13% आरक्षण है, सभी जगह का, शासकीय हो या प्रशासनिक हो, सभी जगह के आरक्षण का लाभ लेती है। मगर उसमें अभी कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेते हुए या बाबा साहब के आइडियोलॉजी के पीछे, फुले शाह अम्बेडकर के पीछे, या बुद्ध और उनका धम्म ये जानते हुए सब लोग थोड़ा सा उनसे आगे निकल गए और कुछ लोग पीछे रह गए। कास्ट में भी ऐसा ही हुआ है कि कास्ट में भी बहुत सारी कास्ट पीछे रह गई है, कुछ कास्ट आगे निकल गई है। आगे पूरी कास्ट कोई भी आगे नहीं निकली है, मगर थोड़े थोड़े कुछ लोग उनसे भी निकल गए। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है, पर्टिकुलर मांग जो जात है, ये उनका कहना है कि ये संविधानिक आरक्षण की वजह से महार और धर्मांतरित बौद्धों का विकास हुआ है। हमारा सारा आरक्षण इन्हीं लोगों ने खाया है, सभी आरक्षण का उपभोग इन्हीं लोगों ने लिया है, हमें कुछ भी मिलता नहीं है, हम उनके बराबर नहीं आ सकते, इसलिए उसमें बाइफर्केशन चाहिए। मतलब 13% में हिस्सेदारी चाहिए, ABCD अब या जो भी है, ऐसा इस तरह से हिस्सेदारी चाहिए। हमारे हिस्से का हमें मिल गया तो उसमें दूसरा कोई लाभ नहीं ले सकेगा, हम ही ले सकेंगे, ऐसा उनका मसला है। यानी आरक्षण में ABCD उपवर्गीकरण चाहिए, बस ये प्रॉपर मसला है। जी जी जी। ये जो कह रहे हैं कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है और ऐसा अगर उपवर्गीकरण हो जाएगा तो हमें लाभ मिलने लगेगा, क्या ऐसा है? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है कि 1 अगस्त 2024 में जैसे ही निर्णय आया, माननीय चीफ जस्टिस ने ये लिखा हुआ है, मौलिक समानता के लिए उपवर्गीकरण करना जरूरी है। मतलब ये 13% आरक्षण का, अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं, उनके हिसाब से 13% आरक्षण का जो लोगों को नहीं मिल रहा है, उनकी हिस्सेदारी अगर डिसाइड कर दिए तो मौलिक समानता वहां पे चले जाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मगर प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर देखेंगे तो 13% आरक्षण का ABCD अगर करेंगे तो उनके हिस्से में कितना आएगा, और उनके हिस्से में आने के बावजूद वो उसका लाभ ले सकेंगे कि नहीं, ये प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं है जी। इसलिए आरक्षण का बाइफर्केशन होने के बावजूद भी, मैं जवाबदारी से कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, प्राध्यापक हूँ मैं, ये और ये सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है। मेरे साथ में 50 लोगों ने रिसर्च किया है पूरे महाराष्ट्र में, और ये किताब बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है। इसका पहले अहवाल बनाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, हमने रिपोर्ट भी दिया है कि वो अहवाल स्वीकारो कर, मगर वो गवर्नमेंट ने लिया नहीं। ये किताब है, ये जनता के प्रचार और प्रचार होना चाहिए इस सब्जेक्ट का, उनको मालूमात होना चाहिए करके ये किताब है। और ये भी समाज नहीं लाया है, समाज नहीं सब पैसा खर्चा,
ये मैं दावे के साथ में कहता हूं कि उपवर्गीकरण हो भी गया तो ये कास्ट जो है ना, ये कास्ट में इतना पॉपुलेशन का डिफरेंस है कि एक कास्ट को ज्यादा मिलेगा, दूसरे कास्ट को मिल ही नहीं सकता। अभी सिर्फ कास्ट की बात करेंगे, धर्मांतरित बौद्धों को बाद में अपन इसमें ऐड करेंगे, कास्ट की बात करेंगे तो भी अभी बाइफरकेशन भी करेंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी आपने भी वो वर्ड यूज किया है कि उनको उनके संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। तो संख्या के हिसाब से अगर देखते, संख्या के हिसाब से 59 कास्ट है, संख्या के हिसाब से अगर बाइफरकेशन करेंगे तो कम से कम 1% आरक्षण किसी कास्ट को चाहिए तो कम से कम 13 लाख पॉपुलेशन वो कास्ट की चाहिए। 13 लाख पॉपुलेशन। अभी 80 लाख पॉपुलेशन महारों की है जी, महार समाज की 80 लाख पॉपुलेशन है। 24 लाख पॉपुलेशन मांग की है, ये राउंड फिगर है, उसमें थोड़े से आंकड़े इधर उधर है जी, मगर राउंड फिगर 24 लाख पॉपुलेशन मांग समाज की है, 14 लाख पॉपुलेशन चांबार की है और बाकी 56 जो कास्ट है उनकी टोटल पॉपुलेशन 13 लाख है। कुछ तो ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी संख्या 2 अंकों में है, 17, 27, 53, 40, 45 ऐसी पॉपुलेशन है। वो कास्ट के लिए रिजर्वेशन कब आएगा? वो कास्ट यानी जिनकी संख्या 1 लाख के अंदर है, ऐसा समझ लो अभी उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। महार को मिलेगा 7.5% आरक्षण, मांग को मिलेगा 2.5% आरक्षण, 1% आरक्षण चमार को मिलेगा और 56 कास्ट को 1% आरक्षण मिलेगा। 13% खत्म हो गया। ये संख्या के आधार पर अगर वर्गीकरण करेंगे तो ऐसा आएगा। अभी बताओ खाटिक को कहाँ पे मिलेगा, भंगी को कहाँ पे मिलेगा, होलार को कहाँ पे मिलेगा? ये सभी जो छोटी छोटी जातियां है जिनकी संख्या ही नहीं है उनको आप कैसा संधि की समानता देंगे? दे ही नहीं सकते। मगर अगर इसका बाइफरकेशन नहीं करते तो जो भी जगह मिलेंगी तो वहां पे वो संधि की समानता ऑलरेडी वो मेजॉरिटी यानी एकत्रित यानी एक संघ आरक्षण में वो अभी भी उनको है। बाइफरकेशन होने के बाद में वो समानता उनके पास जा ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा खुलासा एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर अवसर की समानता की अगर बात करें कि आरक्षण सबको मिल रहा है, अभी मिल रहा है, अगर उसमें बाइफरकेशन हो जाएगा, अगर उसका उप वर्गीकरण हो जाएगा तो मसला आ जाएगा आपकी संख्या कितनी है, और संख्या जिसकी कम है उसका नंबर बहुत बाद में आएगा। और ऐसे में कई जातियों की तो ये हालत हो जाएगी कि शायद इस जन्म में तो नहीं आएगा उनका नंबर, अगले जन्म में भी नहीं आ सकता, अगले जन्म में भी नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति अगर होगी तो इसका लाभ जो है उन जातियों को नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य, तो आपने महाराष्ट्र की बात करी है और आपने बताया कि किस तरह से, और आपने महाराष्ट्र पर ही पूरा रिसर्च किया है, और निश्चित रूप से ये रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी कुछ बातें इस प्रकार की चल रही हैं कि महाराष्ट्र में जो है ये उप वर्गीकरण जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति से पहले, ऐसे में अगर लागू कर दिया जाता है तो वाकई ये आपको मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा? तो ये जो उप वर्गीकरण की जो व्यवस्था की गई है वो आपके लाभ के लिए की गई है या आपके नुकसान के लिए की गई है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक बात बताएं कि जैसे बहुत सारे राज्यों ने तो अब लागू कर दिया गया है, वहां पर उनका कहना है कि हमको फायदा है, इससे अच्छा है, और वो कहे भी धन्यवाद भी कर रहे हैं सरकार को, या यूं कहें कि कोर्ट को। क्या अंतर क्या है बाकी राज्यों से और इसमें? अभी उपवर्गीकरण का रिजल्ट आने के पहले जी इंडिया में नॉर्थ के 2 राज्य थे जिन्होंने उपवर्गीकरण कर लिया था, एक पंजाब और हरियाणा। दक्षिण भारत के 3 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ये 3 राज्यों में उपवर्गीकरण की प्रक्रिया हो गई है और सभी ये मसले कोर्ट में गए हुए थे। जी जी जी। मगर ये पंजाब का मसला था दविंदर सिंह का, उसमें रिजल्ट आ गया अभी। तो इसके बाद में सभी राज्य कर रहे, मगर पहला राज्य अभी तेलंगाना है, उन्होंने किया है। तो उन्होंने थोड़ा सा चालाकी से किया है जी। चालाकी से मतलब डेवलपमेंट के जो फैक्टर है, सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, ये फैक्टर डिसाइड किए कि ये फैक्टर का स्टडी करके उन्होंने
उपवर्गीकरण कर लिया, मगर वो फैक्टर का स्टडी करने के बाद में भी जो गट निकाले उनमें से ABCD, उनकी जितनी संख्या है वो गट की, उसी के ऊपर उपवर्गीकरण कर लिया। अब अगर महाराष्ट्र में देखते हैं ऐसा, संख्या नहीं लेंगे, संख्या छोड़ दो, अभी जिसका विकास हुआ है, जिसका विकास चल रहा है और जिसका विकास नहीं हुआ है, ये ऐसा भी अगर महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो हमने उसके भी ऊपर उपवर्गीकरण किया है कि बाइफरकेशन कैसा होगा। तो हमने एक डेमोग्राफिक हेल्थ लिया है, सेंसस ने सभी कास्ट का डेटा दिया हुआ है, डेमोग्राफिक कैरेक्टर दिए है, हमें 19 कैरेक्टर का डेटा लिया है और उसका डेमोग्राफिक हेल्थ निकाला है। वो हेल्थ निकालने के बाद में हमने ये देखा कि कौन से कास्ट का यानी डेवलपमेंट हो गया है, कौन से कास्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो डेवलप कास्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। डेवलप कास्ट, शेड्यूल कास्ट के 59 कास्ट में एक भी कास्ट ऐसी नहीं है जिसका डेवलपमेंट हुआ है। एक तो वो डेवलप नहीं हुई है यानी अविकसित है या विकसनशील है, विकसित एक भी कास्ट नहीं है। तो विकसित है ही नहीं। महाराष्ट्र के जो यानी सर्वसामान्य पॉपुलेशन है उसके बराबर ये कास्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये रिजल्ट है हमारे इसमें। और थोड़ा बहुत जिनका विकास की कगार पे है या विकास के ऊपर चल रहे हैं, तो ये दो ही फैक्टर एक कास्ट में है, एक तो अविकसित है या विकसनशील है। तो विकसनशील अगर देखेंगे, विकास यानी विकास चल रहा है या आगे बढ़ गया है, विकास अगर विकसित नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसे देखेंगे तो उसमें 7 कास्ट आ रहे हैं, महार कास्ट उसमें आती है जी, और उसमें 7 कास्ट और भी आते हैं। तो वो 7 कास्ट को एक विकसनशील का टप्पा लेंगे, एक भाग बनाएंगे और बाकी सब देखेंगे तो ये अविकसित कास्ट है, उसमें मांग और 50 कास्ट आ रही है। यानी मांग कास्ट और 7 कास्ट यानी 8 कास्ट उसमें चली गई, 58 कास्ट हो गई, और ये 50 कास्ट मांग और ये 50 कास्ट, ये 58 कास्ट हो गए, 59 पूरी कास्ट हो गई उसमें। और एक धर्मांतरित बौद्ध है जी, वो अलग मसला है धर्मांतरित बौद्धों का, उनको भी उनमें लेना है क्योंकि उनकी भी धर्मांतरित बौद्धों की 65 लाख पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो भी अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे। जी। कोई भी आरक्षण दो मगर हमारे हिस्से का हमें दे दो, वो भी बोलेंगे। अभी तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो महार और 7 कास्ट, इनको 6.5% आरक्षण आएगा, 6.5% आरक्षण आएगा। मांग और 50 कास्ट ये अविकसित है, इनको 2.5% का आरक्षण आ जाएगा। 9% आरक्षण हो गया, बचा 4%। तो 65 लाख के लिए 4% आरक्षण धर्मांतरित बौद्धों को आएगा। अभी 13% आरक्षण हो गया, अभी उसके ऊपर कोई जात भी नहीं है और आरक्षण का कोई मतलब नहीं। यानी ये जो सभी अभी 2%, 2.5% संख्या के हिसाब से भी देख लो या डेवलपमेंट के हिसाब से भी देख लो, जी। वो 2%, 2.5% के ऊपर किसी को नहीं मिलने वाला। और 2.5% में ये सभी कास्ट का विकास कैसा होगा, कैसा डेवलपमेंट करेंगे, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। एक आरोप लगता है कि सारा आरक्षण जो है वो महार जाति खा दे रही है और उसी को सारा आरक्षण मिल रहा है। एक तो आरक्षण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां पहले से ही हैं। एक तो ये कि आरक्षण जो है वो गरीबों को देना चाहिए या जिसकी जरूरत है उसी को देना चाहिए, जिसको मिल गया उसको उसने छोड़ देना चाहिए, या वो एक बार जिसको मिल गया उसको अगली पीढ़ी वाले को नहीं लेना चाहिए। तमाम सारी बातें होती रहती हैं। तो एक तो पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए दर्शकों, आपको भी हम बता देना चाहते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो है नहीं। आरक्षण एक अवसर है, अवसर का आरक्षण यहाँ पर होता है कि भाई नौकरियां इतनी सारी है, उसमें से कुछ नौकरियां जो हैं वो उन लोगों के लिए एक तरफ रख दी जाती हैं ताकि अगर उनमें से कोई योग्य होगा तो वो उनको मिल जाएंगी, वो भी योग्यता के आधार पर ही मिलेंगी। उसमें भी जो है परसेंटेज और तमाम सारी जो चीजें हैं, एजुकेशन है, वो सारी चीजें वहां पर भी देखी जाती है। तो वो उनको तभी मिलेंगी
जब वो उसके लायक होंगे। सिर्फ आरक्षण से वो नौकरी मिल जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत है और इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सिर्फ आरक्षण से नहीं मिलती, एक कुछ सीटें जो है वो अलग रखी जाती हैं उनके लिए जिनको इतने हजारों वर्षों से इन तमाम चीजों से दूर रखा गया था, तो उनके लिए कुछ चीजें रखी गई हैं। तो अब आप ये बताएं कि क्या ऐसा कुछ होता है कि जो है महाराष्ट्र की बात करें या जहां पर भी जो मांग है या वाल्मीकि भी है, ये अक्सर आरोप लगाते हैं कि हमारा सारा, ये दरअसल जो आरोप लग रहे हैं ये नेताओं के पैदा किए गए कंफ्यूजन्स हैं ताकि इनके बीच में जो है वो बाइफरकेशन किया जा सके, इनको तोड़ा जा सके, इनको बांटा जा सके, क्योंकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नाम का ये जो एक वर्ग है, एक जो वर्ग बनाया गया, इस वर्ग में ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको तोड़ने के लिए ये एक सुलगाया गया है नेताओं द्वारा, जो लोग पहले से बांटो और राज करो की जो नीतियां जिनकी है उन्होंने ये किया है। तो आपको क्या लगता है ये आरोप उनका सही है? ये जो 59 कास्ट है और इनको 13% आरक्षण है, ये आरक्षण ये जाति को नहीं है, एक शेड्यूल को है, शेड्यूल का आरक्षण है जी। शेड्यूल में ये कास्ट है करके इनको आरक्षण मिल रहा है। मैं ये शेड्यूल से बाहर निकलता हूँ, मुझे आरक्षण दे दो जी, तो किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। शेड्यूल समझिए, शेड्यूल की बात को समझिए। अनुसूची को आरक्षण है, अनुसूची मतलब एक लिस्ट जी, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वगैरह वगैरह, वो अभी वो मसला नहीं है इतना जी जी। तो ये शेड्यूल कहने अनुसूची को आरक्षण है, वो अनुसूची में ये जातियां आ रही करके इनको आरक्षण मिल रहा है। अनुसूची के बाहर निकलेंगी तो कोई आरक्षण नहीं मिलेगा बिल्कुल। और ये आरक्षण लेने के लिए अभी आपने भी बताया किसी को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये आरक्षण है, ये क्या बोलते कलेक्टर की सर्विस है, आप पढ़े लिखो, उसकी पात्रता ही ग्रेजुएशन है जी। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे दे दो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन रहती है आरक्षण का उपभोग लेने के लिए, टर्म एंड कंडीशन है, पात्रताएं है, वो जब तक फुलफिल नहीं करेंगी, कंपटीशन है, मैं भी उसकी लड़ाई में हूँ, मेरा भाई भी उसकी लड़ाई में है, जो सबसे अव्वल आएगा, जो सबसे सक्सेस हो जाएगा उसको मिल जाएगा। पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं किया है, धर्मांतरित बौद्ध और महार लोगों का काम ही है पढ़ना जी। वो देखो कहीं पर भी देखो वो पढ़ते ही रहते हैं, सभी तरफ है। इधर ऑल जो कास्ट है, अदर कास्ट जो है, उनमें पढ़ने का प्रमाण बहुत कम है, पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ेगा नहीं तो उसका विकास होगा नहीं। एक ही पर्याय है शिक्षण, वो तो वो लेंगे नहीं तो फिर वो आगे बढ़ेंगे नहीं है। मगर ये बढ़ते हुए कुछ लोग पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आरक्षण खा लिया। ये तो पॉलिटिकल लोगों ने ये भ्रम पैदा कर दिया और प्रस्तावित लोगों ने इसमें डाल दिया तेल और उसको चिंगारी लगा दी कि तुम्हारा आरक्षण ये लोगों ने खा लिया है, तुम क्यों पीछे रह गए, क्योंकि ये लोगों ने आरक्षण खा लिया करके आप पीछे रह गए। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी का आरक्षण खा ही नहीं सकता। और अभी तो ऐसा चल रहा है कि ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मगर बोल देता हूं मैं, अभी 1990 से महार और धर्मांतरित बौद्धों को गवर्नमेंट सर्विस पे लेना ही बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल लेना ही बंद कर दिया है। बिल्कुल सच बात है, ये सही है। ये अभी मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ, मैं 94 से इंटरव्यू दे रहा हूँ जी जी जी, मगर कोई जगह पे मैं नहीं लग सकता, और लगने के लिए लाखों रुपए चाहिए, ये कहाँ से लाएंगे? ये ऐसी चीज है, इसलिए ये अभी आरक्षण वैसे भी निकल के जा रहा है, ऐसे बोल रहे आरक्षण कहीं निकल के जाएगा नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन कर रहे करके ये आरक्षण खत्म हो रहा है। नहीं तो आरक्षण वैसे खत्म नहीं हो सकता, मगर आरक्षण सभी के लिए है। जब बाइफरकेशन हो जाएगा तो वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे और वो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, जो मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। ये वाकई बहुत ही मतलब जो एक तरह से गौर करने की बात है। अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे नहीं तो बहकावे में तो आ ही जाएंगे और आपको लगेगा कि जो है हमारा सब कुछ ये खा रहे हैं, और इस बहकावे में आकर आप जो है अपने ही खिलाफ जो है मोर्चा खोल लेंगे। ये किया था, ये कुछ लोगों ने किया था। ये जो आप जो नए नहीं है, ये अपने ही खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में आप जो है दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ओबीसी आते हैं, जिनके लिए मंडल कमीशन जब लागू किया गया था तो मंडल कमीशन लागू होते ही सबसे पहले ओबीसी के लोगों ने ही मोर्चे निकाले थे, सड़कों पर खुद को जलाया था और तमाम जेल भरे थे, ये बात कहते हुए कि एससी का आरक्षण बढ़ा दिया गया। ये बात उनके दिमाग में किसी ने डाल दी थी और उन्होंने मान लिया था। तो एक बार
फिर से वही प्रयोग आपके साथ हो रहा है। अगर आप यस इसमें फँसना चाहते हैं तो आप फँस सकते हैं और नहीं तो फिर बात को समझ सकते हैं। कुछ बात और अगर आप कहना चाहते हैं तो बताएँ क्योंकि हमारे दर्शकों तक ये बात सरलता से अगर पहुँचेगी आरक्षण में तो बात उपवर्गीकरण भी होना चाहिए, हुँ, ऐसा भी बोला जा रहा है, हुँ, और उसमें क्रीमी लेयर भी आना चाहिए, हुँ। ऐसा भी बोला गया है। जी, जी, जी। और अभी तो बड़े जोरों-शोरों से बोला गया है कि क्रीमी लेयर आना चाहिए, हम क्रीमी लेयर लगाएँगे। मगर एक बात इसमें समझ लो, हुँ, इसमें क्रीमी लेयर लगा सकते हैं, हुँ, हुँ। लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। मैं इसे खुले इससे बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने एक चैप्टर ही क्रीमी लेयर का लिखा हुआ है, जी, जी, जी। क्रीमी लेयर का ही लिखा हुआ हाँ। है। मगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी क्रीमी लेयर लगाने का मुद्दा आया है, वो भी ओबीसी के जैसा नहीं, हुँ, ऐसा आया है। हुँ, यानी मतलब ओबीसी के लिए 8 लाख की मर्यादा निश्चित कर दी, हुँ, जो 8 लाख के ऊपर का है उनको नहीं मिलेगा हुँ। और 8 लाख के नीचे का है उनको मिलेगा। जी। ऐसा इसमें नहीं हो सकता हुँ, क्योंकि ये रिजर्वेशन का बेस्ड ही अस्पृश्यता है, बिल्कुल। जिसका सब समझो एकादा विकास हो गया है, हुँ, डेवलपमेंट हो गया है, हुँ। तो उसकी अस्पृश्यता नहीं जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। छुआ-छूत तो हाँ, ये कायम ही राष्ट्रपति के रहेंगी। राष्ट्रपति जब के तक साथ भी होता है और जब तक यहाँ पे ये व्यवस्था है, जी, 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 जी। जाति टिकाने वाली व्यवस्था जब तक है, हुँ, तब तक ये आरक्षण रहेगा और ये आरक्षण शेड्यूल कास्ट का ये क्रीमी लेयर के भरोसे पे हुँ। आप उनको अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। इसमें एक मॉडल किया है हुँ, हुँ, कि जिनका डेवलपमेंट हो गया है, हुँ, तो ऐसी गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगा, हुँ, वो फाइनलाइज़ बाद में होते रहेगा। हुँ, हमने एक 15 लाख की लाइन ली है हुँ, कि 15 लाख सभी जाति का, हुँ। सभी जाति में कुछ आर्थिक बेनिफिशियरी लोग हैं जी, जी, जी। और सभी जाति में गरीब लोग भी हैं। हुँ, तो सभी कास्ट में जो 15 लाख के ऊपर है, हुँ, हुँ, उनको अलग आरक्षण दिया जाए हुँ, और जो 15 लाख के नीचे हैं, हुँ, उनको अलग आरक्षण दिया है। ये 13% आरक्षण के 2 भाग किए जाए। हुँ, 15 लाख के ऊपर जो है, हुँ, उनको 5% आरक्षण दिया जाए हुँ, और 15 लाख के नीचे हैं, हुँ, उनको 8% आरक्षण दिया जाए। हुँ, करके हुँ, मेरे को भी मिलेगा, हुँ, मेरे भाई को भी मिलेगा। हुँ, हुँ। ये ऐसा हो सकता है इसमें क्रीमी लेयर, इस प्रकार का क्रीमी लेयर अगर लाएँगे तो सभी को पसंद आएगा। ये हमारा मॉडल है, हुँ, ये बासरी का मॉडल है। हुँ, बासरी संस्था ने रिसर्च किया है, ये बासरी का मॉडल है। हुँ, इसको अगर गवर्नमेंट अप्लाई करेगी हुँ, तो ईज़िली उपवर्गीकरण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, किसी को नहीं। सभी कास्ट में कुछ पढ़े-लिखे अच्छे लोग हैं, उनको अलग निकालो, हुँ, उनके लिए थोड़ा-सा आरक्षण कम कर दो हुँ, और जो तबका ऐसा है जिनका अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हुँ, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा दे दो। हुँ, ऐसा अगर यानी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, हुँ। तो वो सभी मेरे को लगता है कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। जी, और संभव है कि ऐसा कुछ हो इससे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और आप चाहें तो ये किताब जो है आप पढ़ सकते हैं। हम जो है इस किताब का पूरी तरह से हर बात का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को समझ के इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये जान पाएँगे कि ये जो वर्गीकरण हो रहा है या जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसके लाभ के लिए है और किससे इसको नुकसान होने वाला है। एक बात इसमें बहुत ज़रूरी हम कहना चाहेंगे कि अगर आरक्षण रहा और आरक्षण जिस तरह से अभी चर्चाएँ चल रही हैं कि आरक्षण तो पूरी तरह से वैसे ही खत्म हो गया। आपने भी बताया कि पिछले कई सालों से जो है लोगों को नौकरियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। एक तरह से ये खत्म ही हो गया है। तो ये लड़ाइयाँ अपनी अलग चलती रहेंगी कि आरक्षण मिलता रहे या आरक्षण जो है प्राइवेटाइज़ेशन में यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी आरक्षण वहाँ पर भी लागू हो। इसकी लड़ाइयाँ अलग लड़नी पड़ेंगी। लेकिन वर्तमान में जिस आरक्षण को वर्गीकरण के माध्यम से प्रभावहीन एक तरह से हम कहें कि एक तरह से उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि आपको भी वो ना मिले और जिसको मिल रहा है उसको तो वो मिलता ही रहेगा। मगर आप सिर्फ़ इस बात से खुश रहेंगे कि इसका वर्गीकरण हो गया, तो ये भी ठीक नहीं है। आपको उस बात को समझने की ज़रूरत है और समझ जाएँगे तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठा पाएँगे। कोई सभी लड़ाई आरक्षण के बाइफरकेशन के लिए हो रही है। जी। मगर ये एक बात के ऊपर किसी का ख्याल नहीं जा रहा है हुँ, कि हमें 13% आरक्षण है, हुँ, 59 कास्ट को 13% आरक्षण है। हुँ, तो सबसे पहले ये बात को समझो हुँ, कि गवर्नमेंट ने हुँ, ये आरक्षण को हुँ, कितना लागू किया है। हुँ,
अभी 2022 तक हमने गवर्नमेंट से आंकड़े लिए हैं, 9,000 पोस्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 की खाली है। जी जी जी। इसका अगर आरक्षण के हिसाब से अगर बैकलॉग देखे तो 1.23% बैकलॉग है, रिजर्वेशन का बैकलॉग है। यानी जो 13% आरक्षण है उसमें का सिर्फ 11% ही आरक्षण गवर्नमेंट ने यूज किया है, 13% आरक्षण अभी तक यूज ही नहीं किया है। दूसरी बात, मैंने खाली 14 साल के आंकड़े बताए, नहीं ये तो सेंसस इनका आंकड़ा बताए। मैंने गवर्नमेंट से माहिती अधिकार में अनुसूचित जाति के ऊपर कितना बजटरी प्रोविजंस है और उसमें का कितना खर्चा किया जाता है, उसमें 14 साल के आंकड़े लिए हैं। ये 14 साल में गवर्नमेंट ने जो बजटरी प्रोविजन है वो ना पॉपुलेशन के हिसाब से दी है ना रिजर्वेशन के हिसाब से दी है। यानी 13% रिजर्वेशन के हिसाब से 13% पैसा भी नहीं दिया है, और हमारी पॉपुलेशन अगर 12% है तो 12% के हिसाब से भी पैसे नहीं दिए। दिखाए बहुत सारे हैं और वो 10% तक ही दिखाए हैं, और जब देने की बात आई तो देने के बाद में तो वो 5-7% दिए हैं। उसको अगर बैकलॉग के इससे देखते हैं तो 3% आरक्षण बैकलॉग इकोनॉमिक सेक्टर का है, यानी वो पैसे ही नहीं दिए हैं, सिर्फ 10% के अंदर हम आरक्षण का यूज कर रहे हैं। 3% आरक्षण वैसे ही गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, कर लिया है। हम इसको नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे कि 13% के कैसे टुकड़े हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को 13% टुकड़े करने से पहले गवर्नमेंट ने भी अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने कितना लागू किया और कितना लागू करने का है, वो बैकलॉग पहले भरो और फिर बाद में आरक्षण का उपयोग करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाबा साहब ने खुद संविधान को लेकर कही थी कि संविधान कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये उस बात से निर्भर करता है कि उसको लागू करने वाले कैसे लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। अगर उसे उस तरह से लागू करेंगे जैसा उसमें लिखा है तो निश्चित रूप से फायदा होगा, अगर उस तरह से लागू नहीं करेंगे तो नुकसान तो सबका होगा। तो यहाँ पर समझने की बात है, सही ढंग से चीजें लागू नहीं हो रही हैं, इस वजह से दिक्कतें हैं। मुख्य समस्या को समझने की बात है, अगर मुख्य समस्या को आप नहीं समझेंगे तो ऐसे ही बहकाए जाते रहेंगे और बहका कर जो है वो आपका फायदा हमेशा लेते रहेंगे। इस बात को अगर जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है, वरना देर तो पहले ही हो चुकी है। अब हम जो है आपका हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं मुकेश जी, क्योंकि आपने जो बात रिसर्च करके हमारे दर्शकों को बताई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत ही जरूरी आपने रिसर्च कर रखी है। निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं इस बात को समझेंगे और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि उन्होंने इस बात को सुना होगा पूरे तन्मयता के साथ में और इस बात को समझा भी होगा। और हम आपसे भी ये अनुरोध करते हैं कि आप इस बात को और लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को हो सके तो फॉरवर्ड करें, तमाम लोगों तक के पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, आवश्यक जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे आप तक के। सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपको खुद ही जो है, मैं सभी दर्शकों को अनुरोध करता हूँ कि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखे, इसको सब्सक्राइब करे, लोगों को शेयर करे और लाइक करे, और जो भी होगा उसके बारे में हमें लिखो। ये चैनल को बताओ कि क्या कमियां रह गई है। अब और चर्चा भी करना है तो कभी भी चर्चा के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा और किसी के साथ भी उपलब्ध रहूंगा। बिल्कुल, मैं सभी लोगों का धन्यवाद मानता हूँ, खासकर चैनल के सर्वा मेशाम साहब का भी धन्यवाद मानता हूँ कि जिन्होंने संधि दी है, और सुधीर चालखुरे सर का भी धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक उन्होंने ये सब बिल्कुल दर्शकों, आप के मन में इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर कोई प्रश्न होंगे, कोई अगर आपके सुझाव भी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को रखिए और आपको बाकायदे जो है मुकेश जी का आंसर आपको वहां पर मिलेगा और वो बताएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव भी है तो उस पर विचार किया जाएगा, उसे भी आप समझेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और धन्यवाद सर।